मेरा नाम सुनैना है। वैसे मैं गांव की रहने वाली थी, लेकिन मेरे खानदान में कुछ ऐसे रीति रिवाज थे जो हमारी सोच से बिल्कुल ही अलग थे, और मैं ऐसे रीति रिवाजों के सख्त खिलाफ थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर लोग आज के ज़माने में भी ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं। मैं बहुत समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरी फैमिली में मेरी दोनों बहनों को पढ़ने नहीं दिया गया था, मगर मैं बहुत ज़िद्दी थी, इसलिए मैंने अपनी ही ज़िद से अपनी पढ़ाई को पूरा कर लिया था। मेरे घरवालों का कहना था कि हम गरीब लोग हैं और हम जैसे लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियां इज्जत से अपने घर की हो जाएं, मगर तुम तो पढ़ाई करना चाहती हो। आखिर पढ़ लिख कर तुम्हें करना ही क्या है? जाना तो फिर भी ससुराल ही है, इसलिए घर के कामकाज सीखो। पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, हालांकि वो अपनी तीनों ही बेटियों से बराबर का प्यार करते थे, मगर मैं बहुत ज़िद्दी थी, इसलिए सभी लोग मेरी ज़िद के आगे हार मान जाया करते थे। हम तीनों बहनों का कोई भाई नहीं था। मेरी एक बड़ी बहन थी और मुझसे एक छोटी बहन थी। हम तीनों ही बहनें आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ रहा करती थीं। मेरी मम्मी का गांव की औरतों के साथ बहुत मिलना जुलना रहता था, जबकि मेरे पापा सिर्फ अपने काम से काम ही रखते थे। मेरे पापा का शहर जाने वाले रास्ते पर एक चाय का होटल था, जहां पर आने जाने वाले लोग रुकते थे और लोग उनके होटल पर बैठकर चाय नाश्ता करते थे। हमारी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। हमारे यहाँ जिस लड़की की शादी होने वाली होती थी, उसकी शादी से एक रात पहले उसको हरे रंग के कपड़े पहना दिए जाते थे, जिसकी वजह से वो लड़की शादी से एक रात पहले अपनी नींद पूरी कर लिया करती थी। वो सारी रात गहरी नींद में सोई रहती थी और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती तो उसके पास बहुत सारे पैसे होते थे। ऐसा हमारे रिश्तेदारों में हो चुका था। लड़की के पैर पर हल्दी लगी होती थी। ये रस्म मुझे कुछ अजीब सी लगती थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और ये बात जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा करने से क्या होता है। इसी तरह जब मेरी शादी का समय आया तो एक रात पहले मुझे भी हरे रंग के कपड़े पहना दिए गए थे। मैंने चुपके से अपने कमरे को बंद करके अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और सोने का नाटक करने लगी। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब शाम ढल गई तो रात के आगोश में मैं घिरती चली जा रही थी। एक अजीब सा सुकून था और लापरवाह सी हवा चल रही थी। मैं छत पर बैठी हुई पंछियों को अपने अपने स्थान पर वापस जाता हुआ देख रही थी। तभी छत पर मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, सुनैना, तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया गया है और अगले महीने तुम्हारी शादी है। अपनी मम्मी की बात सुनकर मैं चौंक गई थी कि अचानक मेरी मम्मी ने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे फिक्स कर दिया, यहाँ तक कि शादी की डेट भी फाइनल कर दी। मेरी मम्मी बहुत अजीब थीं और बहुत गुस्सा किया करती थीं, इसलिए उनसे बात करते हुए हम तीनों बहनों को डर लगता था। हम लोग सिर्फ खुलकर हंसी मजाक अपने पापा से ही कर लिया करते थे। मम्मी कहने लगी कि शादी से एक रात पहले तुम्हें हरे रंग के कपड़े पहनने हैं। मैं वो कपड़े तुम्हारे लिए निकाल कर रख दूंगी। शादी के समय घर के सारे मेहमान मौजूद होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहती। खामोशी से कपड़े पहन लेना, मैं तुम्हें अभी से ही सावधान कर रही हूँ। ये कहकर मेरी मम्मी उठकर चली गई थी। मैं गुस्से से उनको जाता हुआ देख रही थी। मुझे अपनी मम्मी एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने हम बेटियों को बोझ ही समझा था, जबकि वो खुद भी एक औरत थी। मेरी मम्मी की चाहत थी कि उनके पास एक बेटा भी हो, मगर इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तीनों बेटियां पैदा हो गईं और इस तरह मेरी मम्मी की चाहत अधूरी रह गई। आखिर हरे रंग के कपड़े पहनाने की वजह भी बड़ी अजीब थी, जो मैं किसी को क्या बताती। खुद को बताते हुए भी मैं डर सी जाती थी। ये हमारे खानदान का रिवाज था कि जिस लड़की की शादी होती थी, वो शादी के एक रात पहले अपने शरीर पर हरे रंग के कपड़े पहन लिया करती थी। फिर सुबह उसके पास ढेर सारे पैसे होते थे, लेकिन मुझे ये रिवाज हरगिज भी पसंद नहीं था। ऐसा तो लालची लोग करते हैं जो अपनी बेटियों के बदले ढेर सारे पैसे वसूलते हैं, और हमारे घर में भी ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। हालांकि इससे पहले भी मेरी बहन की शादी हुई थी, तब भी मेरे घर वालों को ढेर सारे पैसे मिले थे।
मेरी बहन के साथ भी यही सब कुछ किया गया था। मैं इस रिवाज को लालच समझती थी, इसलिए मैं इस रस्म के पीछे छुपी हकीकत के बारे में भी जानना चाहती थी। इसीलिए मैं दिल ही दिल में एक प्लान बनाकर बैठ गई थी। लेकिन शायद मेरी मम्मी को इस बारे में अंदाजा हो गया था, तभी तो वो मुझे सावधान करने के लिए आ गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है। मुझे तो कोई लड़के वाले भी देखने के लिए नहीं आए थे। मुझे इतना यकीन जरूर था, मेरी बड़ी बहन की तरह मम्मी ने मेरा रिश्ता भी मेरा फोटो दिखाकर ही फिक्स कर दिया होगा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन को भी लड़के वाले देखने के लिए नहीं आए थे। मेरी मम्मी का कहना था कि लड़के वालों को मेरी बहन की फोटो दिखा दी गई है। उन्होंने उसकी फोटो को देखकर उसे पसंद कर लिया और वो लोग कुछ दिन बाद बारात लेकर आ जाएंगे। मैं इस बात के बहुत खिलाफ थी। हमें लड़के वालों के बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। मगर मेरे मम्मी पापा ने मेरी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था, और अब मैं ये भी चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। आखिर पता होना चाहिए कि मेरी शादी किस परिवार में हो रही है, कौन सी जगह पर हो रही है और लड़का कौन है, दिखने में कैसा है। मैंने मम्मी से दबे दबे शब्दों में पूछने की कोशिश की थी, मगर वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, क्या तुम्हारे लिए ये जानना काफी नहीं है कि तुम किस दिन दुल्हन बनो? पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, अपने ससुराल के बारे में सब कुछ जानने के लिए पहले ही बेचैन होती हैं। हमारे ज़माने में तो हमारे माता पिता रिश्ता तय कर दिया करते थे और हमें शादी के दिन ही पता चलता था कि हम कहाँ पर विदा होकर आए हैं। और तुम आज की लड़की जो बेचैन हो रही हो सब कुछ जानने के लिए। मैंने अपनी मम्मी से ज़्यादा जिद की तो वो मुझे मेरी शिक्षा के ताने देने लगी थी, और तो और मेरी बड़ी बहन को भी कोसने लगी थी। मम्मी कहने लगी, ज़्यादा पढ़ लिख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें मना करती थी कि तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन तुमने अपने पिता को अपनी बातों में ले लिया। पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, और वो तुम्हारी बड़ी बहन सुरभि जो घर से भागने की नई रस्म पैदा कर गई, तो तुम उसकी पैरवी मत करना। तुम दोनों बेटियों ने तो गांव में हमारी नाक कटवा दी है, किसी से नजर मिलाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी से ऐसी ही बातों की उम्मीद थी। वो जब भी बोलती थी हम बेटियों के बारे में कड़वा ही बोलती थीं। मेरी छोटी बहन को भी वो छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी। उनकी बातें सुनने की हम तीनों बहनों को आदत थी, इसलिए मैंने भी अपनी मम्मी की बात को इग्नोर कर दिया और अपना मूड खराब नहीं किया। लेकिन मैं पापा से बात करना चाहती थी। मैं पापा के पास बड़ी आस के साथ गई थी। मैंने पापा से कहा, पापा मेरी जिस लड़के के साथ शादी हो रही है, मैं उसकी फ़ोटो देखना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे उसकी फ़ोटो दिखा दो। आपको तो पता होगा ना कि मेरा रिश्ता कहाँ पर फिक्स किया गया है। लेकिन आज पहली बार मुझे बहुत हैरत हुई थी। मुझे अपने पापा से इस तरह के जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज तो उन्होंने बिल्कुल मम्मी का रूप धारण कर लिया था। वो कहने लगे, सुनैना खामोश हो जाओ। अपने पिता से तुम्हें ऐसी बेशर्मी की बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? क्या तुम भी अपने दिल में सुरभि के जैसे इरादे रखकर बैठी हुई हो? बस खामोशी से तुम शादी की रात हरे रंग के कपड़े पहन लेना। यही हमारी रीत है और यही रिवाज है। मैं पापा की बात सुनकर खामोश हो गई थी। मैं समझ गई थी कि पापा का इतना बदला हुआ बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी बहन की वजह से है, क्योंकि जिस दिन से वह घर से गई है, उसी दिन से पापा का भी मूड हम बहनों की तरफ से बदल गया है। मेरे पापा नहीं समझते थे कि रीति रिवाज हम बहनों को रास नहीं आए थे। आज भी सोचकर मेरा दिल दहल जाता था कि जिस रात मेरी बड़ी बहन सुरभि की शादी थी, वो बहुत खुश थी और उसने बड़ी खुशी खुशी वो हरे रंग के कपड़े पहन लिए थे। हम लोग शादी की खुशी में गानों पर डांस कर रहे थे, लेकिन आधी रात अचानक ना जाने क्या हुआ कि उसकी चीखों की आवाज से पूरा घर गूंज उठा था। हमारे घर में सारे मेहमान आए हुए थे। हम सब लोग घबरा गए थे। हम जैसे ही भागकर अपनी बहन के कमरे की तरफ गए तो उसका कमरा खाली था, जबकि उसके बिस्तर पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। इतने ढेर सारे पैसे शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। मेरी बहन की शादी मेरी शादी से 1 साल पहले हुई थी। मुझे ये सब देखकर डर लगने लगा था।
मेरी मम्मी को अपनी बेटी के भागने की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। उन्होंने वो सारे पैसे उठाकर रख लिए। मैंने अपनी मम्मी से सवाल किया था कि मम्मी आखिर सुरभि कहाँ चली गई है। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारी बहन घर छोड़कर भाग गई है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे मम्मी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी। वो बहुत मासूम और सीधी थी। उसका किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं था, तो फिर वो किसके साथ भाग सकती थी? अगर उसका किसी लड़के के साथ रिश्ता होता, तो वो मुझे ज़रूर बताती। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर डर गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा गुस्से में रहती थी। जब सारे मेहमान अपने-अपने घरों को वापस चले गए, तो मैंने अपनी मम्मी से सवाल किया था, "मम्मी, सुरभि आखिर कहाँ चली गई है और वो किसके साथ गई है?" तो मम्मी ने फिर कहा कि तुम खामोश रहो। तुम्हें बताया है ना कि तुम्हारी बहन घर से भाग गई है। क्या पता किसके साथ गई है? जाते-जाते हमारे मुंह पर कालिख मल गई। सारे गांव वाले कहते हैं कि मैंने उसकी अच्छी परवरिश नहीं की। इसलिए तुम्हारी बहन मेरी नाक कटवाकर चली गई। मेरी मम्मी हर बार अपनी बेटी पर इल्जाम लगा रही थी। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी। वो ये बात क्यों नहीं समझ रही थी कि वो गलत नहीं थी और वो कभी भी भाग नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो अपनी शादी से भी बहुत खुश थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसके साथ जा सकती थी। मैंने मम्मी से कहा कि अगर सुरभि को भागना ही था, तो फिर उसने शोर क्यों मचाया था? वो खामोशी से भी तो भाग सकती थी ना? क्या पता उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो? मेरी मम्मी ने मुझे घूर कर देखा था और कहने लगी, अभी तू छोटी है, इसलिए अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों बहनें भी अपनी बहन सुरभि पर जाओ, इसलिए इस बात में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे और मेरी छोटी बहन को सुरभि की बहुत याद आती थी। हम दोनों बहनें आपस में यही बातें करते थे कि जरूर सुरभि के साथ कुछ गलत हुआ है। वो इतनी आसानी से कैसे जा सकती है? मैं छुप-छुप कर सुरभि के लिए रोती थी, मगर वो तो ऐसी बेवफा निकली कि उसने कभी पलटकर हम लोगों की तरफ देखा ही नहीं। मेरे दिल से मेरी बहन का गम नहीं जाता था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहूंगी। मैंने गांव में अपनी मम्मी से बाजार जाने के बहाने कई बार अपनी बहन को तलाश किया था, मगर सुरभि मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी। मैं और कहीं तो नहीं जा सकती थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहन को किस तरह से तलाश करूं। इसी तरह से 1 साल गुजर गया था, मगर मेरी बहन का कुछ पता नहीं चला था। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था। वो पुलिस ऑफिसर था। मैंने अपनी मम्मी के मोबाइल से चुपके से उसे एसएमएस किया था। मैंने उसको अपनी शादी के बारे में बता दिया था। गौतम 1 महीने पहले ही हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। जब मुझे पता चला कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, तो मैं एक दिन अपनी मम्मी से छुपकर उसके घर चली गई थी। मैंने उससे उसका मोबाइल नंबर लिया था और उससे हेल्प मांगी थी कि वो मुझे मेरी गुमशुदा बहन से मिलवा दे और मेरी बहन को कहीं न कहीं से तलाश करने की कोशिश करे, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर था और वो इस काम को आसानी से कर सकता था। वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वो एक नर्म दिल और एक अच्छा इंसान था। मेरी शादी में भी अभी 1 महीना था। धीरे-धीरे हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी, क्योंकि मैं चोरी चुपके उसके घर चली जाया करती थी और मुझे उससे कोई काम होता, तो मैं उसे मम्मी के मोबाइल से चुपके से एसएमएस सेंड कर दिया करती थी। लेकिन इस दौरान वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं मन ही मन उसको चाहने लगी थी। मैंने अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार भी कर दिया था। उसने भी मुझे फ़ौरन ही जवाब दे दिया था कि वो भी मुझसे प्यार करता है। वो काफ़ी दिनों से मेरी बहन को तलाश कर रहा था, मगर सुरभि का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं गौतम को अपनी शादी के बारे में बताने के बाद बेफ़िक्र हो गई थी। मुझे उम्मीद थी कि बाकी का मामला वो संभाल लेगा, मगर उसके रिप्लाई ने मेरे होश उड़ा दिए थे। शादी से 1 हफ्ते पहले उसने मुझसे कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स का कहना मान लो और उनके कहने के मुताबिक शादी कर लो। तुम्हें अपने पेरेंट्स के फैसले के मुताबिक सर झुका देना चाहिए। मैं उसके मैसेज को बार-बार पढ़ रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचा था, इसलिए मैंने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने अपनी शादी को एक्सेप्ट भी कर लिया था। मैंने अपने लिए कपड़े खरीद लिए थे।
एक दिन मेरे घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा मेरी शादी का इनविटेशन हमारे रिश्तेदारों को देने के लिए शहर गए हुए थे। इसलिए मैं और मेरी छोटी बहन घर पर अकेले थे। तभी अचानक से घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक भिखारी खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि उसे पैसे चाहिए होंगे। मैं उसके लिए पैसे निकाल कर ले गई थी। मैंने जैसे ही उसको पैसे दिए तो उसने मेरे हाथ से पैसे नहीं लिए, बल्कि वो तो कहने लगा कि शादी की रात तुम हरे रंग के कपड़े हरगिज मत पहनना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगी। सुरभि की तरह इतना कहकर वो भिखारी हमारे घर से चला गया था। मैं उसे आवाज देती रह गई थी, मगर उसने मेरी आवाज नहीं सुनी थी। मैं उसकी बात से बहुत घबरा गई थी, इसलिए घर का दरवाजा जल्दी से बंद करके अपनी बहन के गले लग गई थी। मेरी बहन भी मुझे देखकर परेशान हो गई और पूछने लगी, दीदी क्या हो गया है? मैंने उसको उस भिखारी की बात बताई तो वो कहने लगी, दीदी ये भिखारी तो पैसे लेने के लिए ऐसा ही कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सारा दिन उसकी बात से परेशान रही थी। रात को फिर से जब मैं सोने के लिए लेट गई तो मुझे वो भिखारी याद आ रहा था। उसकी बातों से तो मेरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उस भिखारी में कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे चौंका दिया था। आखिर क्या था? ये मैं याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके शब्द अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहे थे। वो कौन था और गुंजन और सुरभि को कैसे जानता था? गुंजन मेरी बुआ की बेटी थी और उसकी शादी भी इसी तरीके से हरे रंग के कपड़े पहनने के बाद ही हुई थी। उसकी शादी को 3 महीने गुजर गए थे, मगर अभी तक वो अपने मायके नहीं आई थी। हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियों की शादी होती थी, वो अपनी ससुराल जाने के बाद मायके में कभी पलट कर नहीं आती थी। हर लड़की रात में हरे रंग के कपड़े पहनती और सुबह विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती थी, लेकिन फिर उनका कोई अता पता ही नहीं मिलता था। वो कहाँ रहती, कहाँ जाती, उनकी कोई खबर किसी को होती ही नहीं थी, और ना ही उनके मायके वाले इस बारे में कोई जानकारी लिया करते थे। हमारे खानदान वाले तो बेटियों को विदा करने के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया करते थे। मैं अपनी मम्मी से पूछती तो वो कहती कि ये सब कुछ हरे रंग के कपड़ों का कमाल होता है। मैंने ठान लिया था कि मैं इन हरे रंग के कपड़ों का सच जानकर ही रहूंगी, मगर जब मेरे लिए वो समय आ गया तो मेरे हौसले दम तोड़ने लगे थे। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें थीं जिनके बारे में मुझे पता लगाना था। मैंने खामोश रहने का फैसला किया था और मैं खामोशी से अपनी शादी की तैयारी करती चली जा रही थी। मम्मी और पापा मेरी तरफ से दोनों ही बेफिक्र हो गए थे। अब वो अपने कामों में बिजी हो गए थे। मेरे पापा हर रोज अपने चाय के होटल पर जाते थे। मम्मी पापा के घर से निकलते ही घर के कामकाज में बिजी हो जाती थी। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे, लेकिन जिस दिन से मेरी बहन घर से गई थी, उसके बिस्तर से हमें ढेर सारे पैसे मिले थे। तब से ही हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। हमारे घर में एक से एक अच्छी चीज आ गई थी। आज दोपहर के टाइम पर मेरी मम्मी सो रही थीं, तो मैंने घर से बाहर निकलने का फैसला कर लिया था, ताकि मुझे उस दिन वाला भिखारी मिल जाए। मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला था। मैंने उसे पूरे मोहल्ले में तलाश कर लिया था। मैं बहुत देर तक गली मोहल्ले में उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान होती रही, और फिर मायूस होकर मैं अपने घर लौट आई थी। मैं घर वापस आ रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र गौतम के घर पर पड़ी। मेरे दिल में ख्याल आया कि 4 दिन बाद मेरी शादी है। मुझे आखिरी बार गौतम से बात कर लेनी चाहिए। आखिर मुझे मालूम तो हो कि उसने अचानक मुझसे नज़रें क्यों फेर ली हैं। मैं यही सोचते हुए गौतम के घर के अंदर चली गई थी। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि गौतम के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दबे दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक मुझे किसी लड़की की आवाज़ आई थी। मुझे लगा था कि शायद वो किसी और की मोहब्बत में फंस चुका है, इसलिए मैं वापस अपने घर आ गई थी, क्योंकि वो मुझ जैसी एक मामूली सी लड़की से शादी करके भी क्या करता। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। इधर मेरी शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे। मेहंदी के बाद संगीत और फिर मेरी विदाई का टाइम भी आ गया था। मैं डर से कांप रही थी। जब शादी से एक दिन पहले मम्मी ने मुझे वो हरे रंग के कपड़े लाकर दे दिए जो हमारे खानदान की हर दुल्हन को पहनाए जाते थे। वो कपड़े उन्होंने मुझे पहनने के लिए कहे थे। मैंने वो कपड़े पहनकर मम्मी को ये जाहिर कर दिया था कि मैं कपड़े पहन चुकी हूँ। लेकिन मम्मी के जाते ही जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, तो मैंने खामोशी से
कपड़े चेंज कर लिए और वो हरे रंग के मम्मी के दिए हुए कपड़े मैंने अलमारी में छुपा दिए थे। और जो मैं हरे रंग के कपड़े पहले ही मार्केट से लेकर आई थी, मैंने उनको पहन लिया था। मैं सोने के लिए लेट गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे किसी की खटपट की आवाज़ आने लगी थी। कोई दबे दबे कदमों से मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत डर गई थी। वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। फिर अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया था। सामने खड़े इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि गौतम खड़ा हुआ था। गौतम ने मुझे खामोश खड़े रहने का इशारा किया था और फिर वो मेरे कान में कहने लगा कि चुपचाप मेरे साथ चलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने दिल की सुनने की ठान ली थी। मैं चुपचाप गौतम के साथ चली गई थी, जो मुझे हमारे घर के पीछे ले गया था। फिर वो कहने लगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं समझ गई थी कि वही मेरा रखवाला है। वही मुझे हमारे खानदान की बाकी लड़कियों की तरह गायब होने से बचा सकता है। मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई तो उसने मुझे दीवार कूदने के लिए कहा था। मैं उसके साथ दीवार कूदकर अपने घर की चारदीवारी से दूर हो चुकी थी। गौतम ने मेरा साथ किसी मेहरबान दोस्त की तरह दिया था। उसने मेरे लिए खाना बनाया था और मुझे खाना खिलाकर उसने मुझे अपने घर में ही बना एक कमरा दिखा दिया था और कहने लगा कि तुम यहाँ पर आराम करो। मैं कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी और बिस्तर पर लेट गई। मैं जैसे ही लेटी तो मैं गहरी नींद में चली गई थी। सुबह जब उठी तो मैंने गौतम को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखा था। वो कहने लगा कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मेरे जाते ही तुम दरवाज़ा बंद कर लेना। मैंने गौतम के जाते ही उसके घर के दरवाजे को अच्छी तरह से अंदर से लॉक कर लिया था। दोपहर का 1 बज रहा था जब मुझे पड़ोस से बैंड बाजे की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ी हैरान हुई थी कि आज किसकी शादी है। 2 घंटे के बाद वो बारात बड़ी धूमधाम के साथ वापस लौट गई थी। फिलहाल मैंने इग्नोर कर दिया था और मैं गौतम के घर की सफाई करने के बाद किचन में ठंडा पानी पीने के लिए गई थी कि किसी ने पीछे से आकर मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया था, जिसमें नशे की दवाई मिली हुई थी। उसे सूंघकर मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को टूटे-फूटे घर में पाया था। मैंने आंखें खोलकर इधर-उधर देखने की कोशिश की थी। वो बहुत अजीब-सा और छोटा-सा कमरा था। ज़मीन भी कच्ची थी और बाहर से छोटे-छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरा सर बहुत घूम रहा था, लेकिन मैं फिर भी उठकर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर तो देखूं कि आखिर मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं जैसे ही बाहर गई तो बाहर 3 जवान लड़कियां बैठी हुई थीं। वो तीनों ही मुझे देखकर मुंह सिकोड़ने लगी थीं। तभी घर की तरफ से एक औरत निकलकर आई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, हमारे घर इतनी देर तक सोते रहने का रिवाज नहीं है, तुम अपने चाल चलन सीधे कर लो। मैं तो उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने उसे कहा कि आखिर आप कौन हो और मैं इधर क्या कर रही हूँ? ये किसका घर है? मैं कहाँ पर आ गई हूँ? मैं उस औरत से तरह तरह के सवाल करने लगी थी। उस औरत ने किसी को आवाज लगाई थी, अरे गजेंद्र आजा, तेरी पत्नी सोकर उठ गई। पति गजेंद्र। मैं तो ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरी तो शादी ही नहीं हुई थी, बल्कि मुझसे शादी तो गौतम करना चाहता था और वो मुझे अपने घर पर ले गया था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बार बार यही सब कुछ सोच रही थी। जब कोई 55 साल का आदमी छत से उतरकर नीचे आ गया था, वो तीनों जवान लड़कियां उसी की थीं। उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 19 साल थी और बाकी दोनों बेटियां उससे 2-2 साल छोटी थीं। वो बहुत काला और मोटा सा आदमी था। वो आदमी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखकर कहने लगा कि हमारी शादी का बंदोबस्त किया जाए। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चिल्लाने लगी थी कि कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? मैंने उनसे कहा कि मैं जानती हूँ। तुम लोगों ने मुझे गौतम के घर से किडनैप किया है। वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। वो मोटा आदमी हंसकर कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक आइडिया लगाया। हमने तुम्हें किडनैप किया है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि गौतम हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि तुम्हारा गांव इस जगह से बहुत दूर है। अब तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम खामोशी से मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो इस घर में तुम्हें खाना तक नहीं दिया जाएगा और फिर भूख से बिलख बिलख कर तुम मर जाओगी।
मरने से अच्छा है कि तुम खामोशी से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं उस आदमी की कड़ाकेदार आवाज़ से डरकर रोने लगी थी। मैं समझ गई थी कि यहाँ से बाहर निकलना मेरे बस में नहीं है। इसलिए मैंने खामोशी से गजेंद्र का कहना मान लिया था। इसी तरह मेरी शादी गजेंद्र के साथ हो गई थी और मैं कम उम्र की लड़की उसकी जवान बेटियों की माँ बन गई थी। मेरी अनचाही सास घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसने घर का सारा काम मेरे हवाले कर दिया था, कहने लगी, बहू ही करेगी। किडनैप करके लाई गई बहू ही घर का सारा काम किया करेगी। मैंने सब कुछ बर्दाश्त करना सीख लिया था और खुद को इस घर के माहौल में ढाल लिया था। ये भी मेरे ही गांव की तरह एक गांव था, मगर ये बहुत पुराना गांव लग रहा था। यहाँ पर तो गैस का चूल्हा भी नहीं था। मिट्टी के चूल्हे पर ही आग जलाकर खाना पकाना पड़ता था। आग जलाते जलाते मेरी आंखें धुएं से फूट जाती थीं। काफी समय तक तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। मैं अपनी किस्मत को घंटों बैठकर रोती रहती थी और गजेंद्र की तीनों ही बेटियां मुझे तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थीं। गजेंद्र की सबसे बड़ी बेटी मुझसे 2 साल छोटी थी और रिश्ते में मैं उसकी माँ बन गई थी। गजेंद्र की पहली पत्नी मर चुकी थी, इसलिए उसने मुझसे दूसरी शादी की थी। मैं इन तीनों लड़कियों के सारे काम किया करती थी और अपनी सास की भी खूब सेवा करती थी, लेकिन मैंने खुद को हर लम्हा चौकन्ना करके रखा हुआ था। मेरी सास के पास सारा दिन गांव की औरतें आती रहती थीं। उनकी ही वजह से मुझे पता चला था कि मुझे बंगाल के छोटे से गांव में लाया गया है, जबकि मेरा घर बंगाल से बहुत दूर था। मैं कभी बंगाल नहीं आई थी। यहाँ पर तो मेरा कोई अपना भी नहीं था, मुझे कोई ढूंढ नहीं पाता, इसलिए मुझे यहाँ से गायब होने के लिए खुद ही कोई कोशिश करनी थी। इस गांव में गजेंद्र की पत्नी बनकर रहना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इस तरह तो मैं रो रो कर ही मर जाती। एक दिन मैं घर के कामकाज कर रही थी, जब मुझे एक आइडिया याद आया। मैं फौरन ही चक्कर खाकर गिर गई थी। गजेंद्र दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे करीब के ही अस्पताल में ले गया था। मैंने सारे रास्ते थोड़ी थोड़ी आंखें खुली रखी थीं। मैं रास्ते को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने बेहोश होने का नाटक 2-3 बार किया था। फिर मैंने अपनी सास से कहा था कि आप क्यों घर से बाहर सब्जी लेने के लिए जाती हो? अब आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। आप घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। मैं घर के सारे काम किया करूंगी और साथ ही साथ आपकी सेवा भी करूंगी। लेकिन वो बुढ़िया भी बड़ी चालाक औरत थी। मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकती थी? फिर मैंने अपने पति की बेटियों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी मीठी मीठी बातों और उनके हर अत्याचार को बर्दाश्त करके उनके दिलों को जीत लिया था और मैं गजेंद्र की भी हाँ में हाँ मिलाया करती थी ताकि उसको लगे कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। घर को मैंने पूरी तरह से संभाल लिया था और इस घर के लोगों का भी दिल जीत लिया था। तब कहीं जाकर इन सबको मुझ पर यकीन हुआ था और मुझे यहाँ पर आए हुए भी 4 महीने गुजर गए थे। मेरी सास ने मुझे घर से बाहर सामान खरीदने की परमिशन दे दी थी। मैं हर रोज रास्ते में ठहरकर किसी न किसी औरत से पूछती रहती थी कि यहाँ का बस अड्डा किधर है, यहाँ से बस अड्डे पर कैसे जाया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते करते मुझे पूरे 1 महीना लग गया था और फिर फाइनली मेरी आज़ादी का दिन भी आ गया था। मैंने रोज की तरह जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए और अपनी सास का खाना बनाकर दे दिया। गजेंद्र की तीनों बेटियों के भी मैंने सारे काम कर दिए थे। मैंने इन सब को खाने में नींद की दवाई मिलाकर दे दी थी। वो सब लोग खाना खाते ही सो गए थे, जबकि गजेंद्र किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। मैंने घर से कुछ पैसे उठा लिए और फिर मैं खामोशी से घर से फरार हो गई थी। अब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसलिए मुझे खुद पर बहुत भरोसा था, मगर मेरा डर अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा था। डरते डरते मैं बस अड्डे तक आ गई थी और फिर बस में बैठ गई थी और फिर फाइनली जब बस चली तो मेरी सांस में सांस आई थी। सारा रास्ता इसी तरह से गुजर गया था। मैं अपने गांव पहुंच गई थी। यहाँ आने के बाद मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अब मैं कहाँ जाती? ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर मैं अपनी एक फ्रेंड के घर की तरफ चली गई थी। वो मुझे देखकर शॉक्ड रह गई थी। वो कहने लगी कि तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारी शादी तो बंगाल में हुई थी और तुम्हारा पति कहाँ पर है? मैंने उसे कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी बंगाल में हुई थी? तो वो कहने लगी,
मैं तो तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारे घर गई थी। तुम्हारी बारात जैसे धूमधाम से आई थी, उसी तरह से धूमधाम से वापस गई थी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। बंगाल में मेरे साथ जो कुछ हुआ था, वो सब कुछ मैंने उसे बता दिया था और मैंने उसे ये भी बताया था कि मैं तो घर से भागी थी। मैंने उसे कहा कि मैं तो गौतम के घर थी, पता नहीं मुझे कौन किडनैप करके बंगाल ले गया था। मेरी फ्रेंड कहने लगी, हम इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेंगे, इसलिए उसने मुझे कुछ दिनों तक अपने घर में ही छुपाकर रखा हुआ था। वो बहाने बहाने से मेरे घर जाकर मेरी मम्मी से मेरी इन्फॉर्मेशन ले रही थी, मगर मेरी मम्मी ने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद मम्मी का मेरे ससुराल वालों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। मैंने अपनी फ्रेंड से एडवाइस लेकर गौतम के साथ मिलने का इरादा बनाया था। इसीलिए मैंने रात के टाइम गौतम के जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई देख ले। इसलिए मैं सबसे छुपते छुपाते हुए गौतम के घर पहुंच गई थी। गौतम के घर का दरवाज़ा हमेशा खुला ही मिलता था। मैं उसके घर में चली गई थी। मुझे गौतम की किसी से फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो तेज़ तेज़ बोल रहा था। वो फ़ोन पर किसी से झगड़ा कर रहा था। वो कहने लगा कि अगर लड़की भाग गई है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और मैं भी तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगा। उस लड़की का ध्यान रखना चाहिए था। मैं उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गई थी। मैं समझ गई थी कि इसका मतलब ये है कि गौतम ही सबके पीछे है। मैं उल्टे पैर अपनी फ्रेंड के घर वापस आ गई थी। मैंने उसको पूरी बात सुना दी थी तो वो भी काफ़ी परेशान हो गई। मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किससे मदद मांगी जाए। इसीलिए मैंने अपनी दोस्त की एडवाइस पर पुलिस स्टेशन जाने की ठान ली थी। हम दोनों सीधा पुलिस स्टेशन चले गए थे और हमने वहां पर गौतम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने उसे कुछ ही दिनों में अरेस्ट कर लिया था। मैं उससे मिलने के लिए गई तो वो खुद शॉक्ड रह गया था। वो कहने लगा, तुम्हें हमारी प्लानिंग के बारे में कैसे पता चल गया? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी किडनैपिंग में मेरा हाथ भी है? मुझे गौतम की बात सुनकर करंट लगा था। फिर मैं मुस्कुराकर उससे कहने लगी, हर मुजरिम अपना जुर्म करने के बाद कोई न कोई निशानी जरूर छोड़ देता है। तुमने भी एक निशानी छोड़ दी थी। मुझे ये बताओ कि आखिर ये तुमने सब क्यों किया? गौतम कहने लगा कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे रिश्तेदारों की ही गैंग का एक हिस्सा हूँ। तुम्हारी फैमिली में रिवाज है कि शादी से एक रात पहले लड़कियों को गायब कर दिया जाता था। इसलिए हरे रंग के कपड़ों का नाटक किया जाता था। दरअसल उन हरे रंग के कपड़ों पर नशे की दवाई मिली हुई होती थी, जिसको पहनने के बाद लड़कियां बेहोशी का शिकार हो जाती थीं और वो लोग जिनको लड़कियां बेच दी जाती थीं, वो उसे उठाकर ले जाते थे और उसकी जगह ढेर सारे पैसे रख जाते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि शादी के समय दूल्हे को देखकर दुल्हन शादी से इनकार न कर दे। और फिर सुबह के समय बारात आई थी और बिना दुल्हन के ही वापस चली जाती थी, क्योंकि दुल्हन तो पहले ही ठिकाने पर पहुंचा दी जाती थी। तुम्हारी बड़ी बहन सुरभि ने भी उस रात बहुत चालाकी की थी। उसने वो कपड़े बदल लिए थे और वो बेहोश नहीं हुई थी। जब उसके खरीदार आए तो वो डर गई, इसलिए वो चिल्लाने लगी थी और वो लोग घबरा गए और उसे उठाकर ले गए थे। इसलिए तुम्हारी मम्मी ने सबको ये बता दिया था कि उनकी बेटी भाग गई है। हर लड़की जो बेची जाती थी, वो शादी के लिए ही बेची जाती थी, क्योंकि कई अलग-अलग शहर और जगह पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी शादियां नहीं होती। उन लोगों की शादी हम इस तरह से पैसे वसूल करके करवाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम लोगों के पेरेंट्स का होता है। तुम्हारी बड़ी बहन बहुत जिद्दी लड़की थी, वो किसी हाल में भी उस उम्रदार आदमी की पत्नी नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए उसको जबरदस्ती किडनैप करके इतनी दूर भेज दिया गया कि तुम कभी भी अपनी बहन को नहीं ढूंढ सकती। हमें पता था कि हर लड़की को उन कपड़ों पर शक होता था और तुम भी बहुत चालाक हो। सबसे ज्यादा शक तुम्हें था। तुम्हारी मम्मी मुझे इस बारे में पहले ही बता चुकी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पड़ोस में पुलिस ऑफिसर बनकर आ गया था और तुम्हारी मम्मी को ये भी पता चल गया था कि तुम मुझे एसएमएस करती हो, इसलिए तुम आसानी से हमारे जाल में फंस गई थी। ऐसे ही बाकी सारी लड़कियां भी मेरी बातों में आ गई थीं। मैं किसी के लिए कुछ भी बन जाता था और उनको अपने घर में जगह दे दिया करता था।
उसके बाद वो लड़कियां मेरे ही घर से किडनैप हो जाती थीं। तुम्हारी रिश्तेदारी की हर लड़की अपने अपने पति के साथ जिंदगी गुजार रही है और सही सलामत है। हालांकि उनके पतियों में कोई न कोई कमी है, लेकिन तुम दोनों बहनें बहुत चालाक हो। अब मुझे गौतम की पूरी बात समझ आ गई थी कि मेरे माता पिता और मेरे सारे रिश्तेदार भी इस काम में मौजूद थे। मैंने अपने माता पिता और सारे रिश्तेदारों के बारे में पुलिस को बता दिया था और उन सब लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब मैं अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, जैसा हम दोनों बहनों के साथ हुआ था, इससे पहले कि वो सब लोग अरेस्ट हो चुके थे। मुझे अपनी मम्मी से इसलिए नफरत थी क्योंकि वो बहुत चालाक औरत थी। उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं की थी। मेरे पापा गलत इंसान नहीं थे। वो मम्मी के कहने में आकर ही दौलत के लालच में अंधे हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने खामोशी से अपनी बेटियों को किडनैप होने दिया। जितनी भी लड़कियां जबरदस्ती की जिंदगी गुजार रही हैं, पुलिस ने उन सारी लड़कियों से पूछताछ कर ली और इस दौरान मुझे मेरी बहन भी मिल गई। लेकिन मेरी बहन ने अब फैसला कर लिया था कि वो अब इस इंसान की पत्नी है, इसलिए वो उसके साथ ही जिंदगी गुजार रही है। अपनी बहन को इतने सालों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर मैं अपनी छोटी बहन के साथ इस घर में रह रही हूँ और हम दोनों बहनें अब अपने माता पिता के बगैर अकेले हो गए हैं, क्योंकि उन दोनों को सजा हो चुकी है। अब हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं। ऐसे माता पिता का हमें कोई फायदा नहीं है जो अपनी बेटियों की जिंदगी अपने ही हाथों से तबाह करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।